हेडिंग डालने कॉपी में क्रॉस प्रोडक्ट, जिसे हम वेक्टर प्रोडक्ट का नाम भी दे देते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, ये क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करी जाती है, क्या तरीका हमारे पास है, वो समझ लीजिए ध्यान से। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर a1i प्लस b1j प्लस c1k, और एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर a2i प्लस b2j प्लस c2k। आपसे कहा जाए कि भाई आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है। देखो डॉट और क्रॉस में फर्क होता है। साइंस वाले स्टूडेंट इस बात को भली भांति समझते हैं, क्योंकि उन्हें क्लास 11 से ये बात सिखाई जाती है। कॉमर्स वालों को ऐसा लगता है डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई पढ़ रखी है हमने, और क्रॉस का मतलब भी मल्टीप्लाई पढ़ रखी, तो मल्टीप्लाई तो है। इस चक्कर में की बार एक क्वेश्चन आया था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, उसकी ऐसी तैसी मारा एक नंबर वाले क्वेश्चन को। पता नहीं क्या दिमाग में आया, मैं तो पता नहीं। लेकिन क्रॉस का मतलब हमारे पास जो है वो क्या है, वो समझा रहा हूं आपको। डॉट का मतलब तो बताया ही था आपको कि किस तरीके से मल्टीप्लाई होती है, कि आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन है, ये डिटर्मिनेंट की हेल्प से कैलकुलेट करी जाती है। आई जे के, a1 b1 c1 पहले वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स, और a2 b2 c2 दूसरे वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स। इसे एक्सपेंड करके दिखाने की जरूरत तो नहीं, पता ही है आप सबको। पहले इस वाली रो के अलोंग खोल लेते हैं आप, आई कैप ये कैंसिल b1c2 माइनस b2c1, फिर माइनस का जे कैप ये कैंसिल a1c2 माइनस a2, और फिर प्लस के कैप ये कैंसिल a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये अपने आप में क्या है, एक वेक्टर है, क्योंकि इसके अंदर आई जे के आ रहा है, इसलिए हम इस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है जी। स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट में बेसिक डिफरेंस यही है कि स्केलर प्रोडक्ट में मिलने वाली क्वांटिटी के अंदर आई जे के नहीं होता, यानी कि वो अपने आप में एक कांस्टेंट होता है, एक स्केलर होता है। लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर मिलने वाला जो क्वांटिटी आपको मिलती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसमें आई जे के मौजूद होता है। बात क्लियर हो गई। इससे अलग तो यहां से हमें ये पता चलता है कि ये वेक्टर है। अब जैसे आपने उसमें आई डॉट आई पढ़ा था, जे डॉट जे पढ़ा था, के डॉट के पढ़ा था, ऐसे यहाँ पे क्या होता है देखो, इसमें साइक्लिक ऑर्डर चलता है। ये रहा आई, ये रहा जे, और ये हमारे पास इधर के। अगर आई की क्रॉस कर दी जाए जे के साथ, ठीक है जी, आई की क्रॉस कर दी जाए किसके साथ, जे के साथ, तो मिलता है क्या, के। जे की क्रॉस कर दी जाए के साथ तो मिलता है आई, और के की क्रॉस कर दी जाए किसके साथ, आई के साथ, तो मिलता है जे। बात समझ में आ गई। अगर इन्हें हम उल्टा कर दें तो उस केस में हमारे पास एक तरीके से डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो ये आई क्रॉस जे की जगह अगर मैं लिख दूं जे क्रॉस आई, तो वो के नहीं होगा, वो माइनस के होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करती है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है जी। तो यहां से आपके पास आता है कि अगर आप जे की क्रॉस आई के साथ करते हैं तो माइनस के आता है, के की क्रॉस जे के साथ करते हैं तो माइनस आई आता है। ठीक है जी। और आई की क्रॉस किसके साथ,
k के साथ करते हैं तो माइनस j आता है। लेकिन अगर सेम सेम की अगर हम करते हैं, यानी कि i की क्रॉस i के साथ, j की क्रॉस j के साथ, या k की क्रॉस k के साथ, तो ये अपने आप में एक जो है सब जीरो होते हैं। ठीक है जी, सब क्या होते हैं, ये जीरो होते हैं। ऐसा किस लिए होता है? सेम के साथ जब क्रॉस होती है तो जीरो क्यों आता है? आपने पढ़ा था ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ए का होल स्क्वायर होता है, लेकिन ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर अपने आप में एक जीरो वेक्टर होता है। क्यों होता है, वजह क्या होती है? पहले नंबर पे भी पहले वेक्टर के कंपोनेंट, दूसरे नंबर पे भी पहले वेक्टर के कंपोनेंट, a1 b1 c1 a1 b1 c1। इसका मतलब दो रो आइडेंटिकल हो गई इस डिटर्मिनेंट की। आपने पढ़ा था व्हेन टू रोज आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज व्हाट, जी। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हमारे पास जीरो हो जाती है। तो उस प्रॉपर्टी के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि ये अपने आप में क्या आता है, जीरो वेक्टर आता है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है जी, याद रहेगी बात, कोई परेशानी नहीं। एक पॉइंट शायद लिखा हुआ ना हो, वो भी लिख लो अपने पास। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यूज कराया था वैसे आपको इसका, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी बताया था, आपकी एनसीईआरटी में मौजूद है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज नंबर 10.4 से पहले आपके पास एग्जाम्पल मौजूद है, एक एग्जाम्पल 23, एग्जाम्पल 23 पेज नंबर 453 राइट हैंड साइड पेज पर। मिला क्या, मिला क्या? उसमें ये कह रहा है कि एक वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो पहले ए प्लस बी निकाल लिया, ए माइनस बी निकाल लिया, दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करके। अब वो कह रहा है इनके परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, तो कोई बात नहीं, आप दोनों की क्रॉस निकाल दो तो उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर आपको मिल जाएगा। फिर उसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे आप। फार्मूला वही है कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो ये पॉइंट लिख लें आप अपने पास। इसके बाद एंगल की बात करें अगर हम, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बेटा जी विद द हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, तो फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। लेकिन अगर एंगल निकालने को कभी भी आ जाए तो आप कोशिश करें डॉट से निकालें अगर वेक्टर दिए हुए हैं। लेकिन अगर क्रॉस दे रखी है कि भाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये है हमारे पास, इतने आई इतने जे इतने के, तो फिर हमारी मजबूरी हो जाती है कि हमें यही वाला फार्मूला लगाना होता है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से हम एंगल निकालना चाहते हैं तो हमारे पास ये फार्मूला। अगर सपोज करिए दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए, हाँ जी, अगर मैं ये कहूं ए वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए बी वेक्टर के, इंप्लाइज दैट थीटा कितना हो जाए, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो ये इधर आ जाएगा। तो कंडीशन आई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और अगर पैरेलल या कोलिनियर हो जाए तो उस केस में थीटा 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री 0 होता है, तो इसका मतलब ये 0 में चला गया। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपने आप में क्या हो गया, एक जीरो वेक्टर। तो अगर कभी भी दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट आपने निकाली और उनकी क्रॉस प्रोडक्ट अपने आप में एक जीरो वेक्टर आ गई, तो आप एट वंस ये कह देंगे कि भाई ये दोनों वेक्टर तो पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर्स हैं। लेकिन अगर आपको कभी प्रूव करना हो पैरेलल कोलिनियर, तो उस केस में कोई क्रॉस डॉट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ रेशियो निकाल लो दिए हुए वेक्टर की, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2।
अगर वो तीनों रेशियो इक्वल आ गई तो बस आपका पर्पस सॉल्व हो गया, वो वेक्टर पैरेलल कोलिनियर प्रूव हो जाएंगे। अलग अलग फंडामेंटल याद नहीं करना है क्योंकि उससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है दिमाग में। यहां तक क्लियर है सभी को? इसके बाद अगला कंसेप्ट आप लोगों के पास जो लिखा हुआ है मेरे ख्याल से वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। जी हाँ। अगर मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है जिसकी दो साइडें आपके पास हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर के रूप में, तो जो एरिया ट्राइंगल एबीसी का फार्मूला है बेटा जी, वो है हाफ ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर आपको निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसकी दो एडजेसेंट साइडें आपको दे रखी हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर के रूप में, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला हमारे पास आ जाता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है जी। इसके अलावा अगर रोम्बस वगैरह आपको दे दिए जाएं, डायगोनल दे दिए जाएं, तो उसकी भी आप फार्मूला लगा सकते हैं। दोनों डायगोनल अगर आपके पास हैं तो हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड, वो भी लिख लें आप। एरिया ऑफ स्क्वायर रोम्बस दोनों में से कुछ भी आ जाए विद डायगोनल्स d1 एंड d2, विद डायगोनल्स d1 एंड d2 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड इज हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये ठीक है जी। ये आ गया। कोई परेशानी नहीं दिख रही? ठीक है जी। क्लियर है इस बात? देखो इस बिहाफ पर आपकी एक्सरसाइज नंबर 10.4 पूरी हो जाएगी। एक्सरसाइज नंबर 10.4 प्लस मिसलेनियस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस आपके पेंडिंग है अभी वो सब, तो ये आपका होमवर्क है जो आपको आज पूरा करना है। कल हम 10.4 और मिसलेनियस को डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका अगला चैप्टर। लेकिन इससे पहले इसकी प्रॉब्लम्स होनी बहुत जरूरी है क्योंकि अगर ये चैप्टर क्लियर नहीं हुआ तो आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। आज इसे हर हालत में पूरा कर लेना, अपने आप में बहुत काम है। मेरे ख्याल से मिसलेनियस में कितने 16-17 क्वेश्चन है, 15 तो सीधे सीधे हैं, मेरे ख्याल से 4 एमसीक्यू है। तो वो 15 क्वेश्चन पूरे कर लेंगे आप, चारों एमसीक्यू ट्राई कर लेंगे, इसके एग्जाम्पल्स करेंगे और 10.4 करेंगे। कुछ थोड़ा बहुत काम रह गया तो कोई बात नहीं, कल कर लेना। पहली कोशिश हो कि जितना मैक्सिमम पॉसिबल पूरा हो सके वो कर लें। एटलीस्ट 10.4 और मिसलेनियस के 10-12 क्वेश्चन तो कर ही लेना। ठीक है जी। ये आपका होमवर्क है बस आज का।